मिल गई रिपोर्ट? मिल गई। क्या बोला डॉक्टर? इट्स गर्ल। ओह, तो क्या बोलते हो? तुम बताओ। अबॉर्ट करवा लो। करवाई लेते। पर माँ को मत बोलना कुछ। क्यों? बस यार वही बातें, लड़का हो जाता, खुशी देख लेती। पर अब मैं भी क्या करूँ, मेरे बस का तो नहीं। जानता हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर बस का तो मेरे भी नहीं। एंड मोर ओवर डॉक्टर ने माँ को समझाया भी था। एक बात जो ज़रूरी मैं और आपको बताना चाहूँ कि एक्स और वाई क्रोमोसोम जो हमारे सबके जिस्म में होते हैं, जिनमें औरतों के जिस्म में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और अगर मर्द के शरीर में देखें तो एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। और अगर लड़का पैदा होना हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मर्द के शरीर में वो वाई क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर लड़का पैदा होना है तो उसकी जिम्मेवारी पूरी सिर्फ और सिर्फ मर्द के ऊपर भगवान ने निर्भर की है। तो अगर किसी भी मर्द के शरीर का वाई क्रोमोसोम आगे आएगा तो औरत के जिस्म में क्योंकि होते ही 2 क्रोमोसोम हैं तो वो कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम आगे आएगा तो उससे लड़का पैदा हो जाएगा। और अगर लड़की पैदा होनी है तो मर्द का जो एक ही एक एक्स क्रोमोसोम और औरत के एक अलग एक्स क्रोमोसोम, उन दोनों से मिलके लड़की पैदा होगी। इतना ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि किसी भी मर्द के शरीर में जो उसका एक्स क्रोमोसोम जो एक ही एक एक्स है, क्योंकि दूसरा मैंने आपको अभी बताया वाई जो कि लड़का पैदा होने के लिए उसकी जिम्मेवारी उसका बढ़ा देता है, तो जो एक अकेला एक्स क्रोमोसोम मर्द के शरीर में है वो उसकी माँ की तरफ से आया होता है। और आगे जैसे मैं फिर दोबारा आपको स्पेशली बताना चाहूँगी कि वाई तो लड़का पैदा होने के लिए गया और जो अकेला एक्स क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ आगे लड़की में ही जा सकता है। यानी किसी दादी का एक्स क्रोमोसोम उसके अपने लड़के के ज़रिए सिर्फ उसकी पोती में ही जाएगा और कहीं नहीं। और जिस भी दिन जिस भी घर में कोई भी दादी ये फैसला लेगी कि मेरे घर में पोती नहीं जन्मेगी, तो इसका मतलब है उसने अपने पूरे ख़ानदान का जो उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स थे वो क्योंकि आगे नहीं जा सके तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह की वो दादी के पूरे पिछले ख़ानदान से जो चले आ रहे जीन्स की एक तरीके से नस्ल कुशी हो गई। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में नस्ल कुशी, अगर हम जो फिगर्स यूनाइटेड नेशन बता रहा है कि अगर 112 लाख हम भ्रूण कन्या भ्रूण ख़त्म करते जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगी। और अगर हमने इस वक्त नहीं कोई कदम उठाया तो यूनाइटेड नेशंस ने भी कह दिया है कि जो आज के हालात हैं, आज इस वक्त हमारे कम से कम 15 लाख नौजवान हैं पंजाब के जिनके लिए उनके साथ पंजाबन नहीं है। और अगर यही हालात चलते रहे तो अगले 20 साल बाद 60 लाख पंजाबी नौजवानों के लिए पंजाब ने नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो नस्ल कुशी जो अपने आप की गई हो और दूसरी तरफ ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही कौम जिसके लिए पता नहीं कौन जिम्मेवार ठहराया जाएगा और कौन खड़ा होगा इस सारे जो कत्लेआम हो रहा है और जिसके लिए कोई सज़ा नहीं। ज़रूर किसी न किसी गैरतमंद को खड़ा होके अब तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अमन, ये सब तो ठीक है, पर लड़कियों की लाइफ है तो मुश्किल, कितनी टेंशन रहती है। नहीं ज्योति, टेंशन तो लड़कों की भी कम नहीं। नहीं अमन, हमारी सोसाइटी ही सप्रेस करती है लड़कियों को। हम रोज सुनते हैं रेप्स, डॉरी डेथ, ईव टीजिंग, लड़कियों का निकलना मुश्किल है सड़कों पर। है तो सही ज्योति, ये सब क्राइम है और क्राइम तो लड़कों के खिलाफ भी कम नहीं है। स्टैबिंग, रॉबिंग, मर्डर, 95% क्राइम मर्दों के खिलाफ होता है और 5% क्राइम औरतों के खिलाफ। फर्क इतना है, ये कानूनी मसला है और वो सामाजिक। बहुत बार ये देखा गया है जहां पर माएं अपनी मर्जी से अपनी लड़कियों को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है, हमें उस सब को भी ढूंढना होगा। इस सब के पीछे कारण कहीं ना कहीं उन माओं ने जो सहा है वो सब भी उसी का कारण है। और इसके लिए हमें समाज में अवेयरनेस लानी होगी
कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो बराबर के हकदार भी हैं इस जिंदगी के भी और खुशी के भी। फिर भी अमन, इसकी वजह से औरत सेकंड सिटीजन बन चुकी है। मैं नहीं चाहती जो मैंने सहा है मेरी लड़की भी वो सहे। नहीं ज्योति, हमें समाज को बदलना होगा। पर अमन, समाज एक ही दिन में तो नहीं बदलेगा। हाँ, बुरा लगता है ये सोचकर, पर एक लड़का तो चाहिए ना। माँ बाप को ये लगता है कि हम बेटी पे 5-10 लाख रुपया लगाएंगे, पढ़ाएंगे, इसकी शादी करेंगे, इसके बाद नहीं पता कल इसने क्या होना है इसके साथ। तो उस चीज पे जब इसने बुढ़ापे में हमारा सहारा ही नहीं बनना, हम उस पे क्यों इन्वेस्ट करें। ये सोच है, ऐसी धारणा है माँ बाप की। सबसे पहले हमें माँ बाप की मानसिकता बदलनी होगी, उनकी सोच बदलनी होगी, समाज में अवेयरनेस लानी होगी, तभी हम इस बात को आगे बढ़ा पाएंगे। ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है कि 1-2 दिन में इस पे काबू पा लेंगे, लेकिन सहज से धीरे धीरे जैसे जैसे हम सब मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है इसमें जीत प्राप्त होगी। पाथड़ा में कांड हुआ, आप सबने पढ़ा होगा, तो उसमें सैकड़ों जो भ्रूण थे वो मिले, बच्चों के, नवजन्मे बच्चों के भ्रूण मिले। तो मैंने भी वहाँ जाना था, तो मुझे वहाँ से आया कि आपने कुछ बोलना है वहाँ पे। तो मेरे स्वीपर काम करती है, तो वो मुझे कहने लगी कि आप क्या लिख रहे हो। मैंने उसको बोला कि मैंने वहाँ जाना और बोलने के लिए लिख रही हूँ। तो उसने मुझे एकदम से उसने जो ऐसा कटाक्ष किया, ऐसा सवाल किया कि कहने लगी कि आप मत लिखो कि नहीं होनी चाहिए। कहती मेरे विचार से भ्रूण हत्या होनी चाहिए और आप भी यही कहा करो, लिखा करो कि भ्रूण हत्या होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों होनी चाहिए। तो कहने लगी कि अगर बेटी 2 साल की भी बच्ची सेफ नहीं है, बच्ची घर में सेफ नहीं है। पहले तो होता था कि गांव की बेटी होती थी तो लगता था कि सबकी अपनी बेटी है, गांव की बेटी है हमारी बेटी है। अब तो घर की बेटी अपनी बेटी नहीं रही। तो वो कहती अगर बेटियां घर में सेफ नहीं है, मैं जाती हूँ स्कूलों कॉलेजों में, बच्चियों को मिलती हूँ, सुनती हूँ, बच्चियां सका मामा, सका मासड़, सका फूफा जो है, बच्चियां उनसे घबराई हुई हैं, सहमी हुई हैं इन रिश्तों से। तो वो कहने लगी कि मैडम ये तो भ्रूण हत्या होनी ही चाहिए। तो मैंने कहा उसको अगर बंद कर, अगर ये नहीं होगा, बेटियां अगर नहीं होंगी तो फिर शादियां कैसे होंगी, बेटे कैसे आएंगे। तो कहने लगी जी जब किसी चीज़ की कमी होती है ना, आप देख लो किसी भी अनाज में लगा लो, ये किसी चीज़ में लगा लो, जब कमी होती है तभी उनकी कदर पड़ती है। आम धारणा है हम लोगों की कि बेटा तो जी कुल का नाम रोशन करता है, बेटे से कुल चलता है। बेटा एक कुल को अगर रोशन करता है, एक कुल को बढ़ाता है, तो बेटियों के ऊपर 2 कुलों का भार है। अरे भाभी आइए, कब आए आप? बस हो गया आधा घंटा बाहर माँ के पास बैठी थी। कैसे हो अमन, कैसी हो ज्योति? बस भाभी ठीक ही हूँ, आप सुनाइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ये ठीक ही क्यों हो, क्या हुआ? बस भाभी कुछ नहीं। तुम दोनों बात करते करते चुप हो गए थे, कुछ पर्सनल बात चल रही है क्या? नहीं भाभी, बस ऐसे ही। भाभी आज टेस्ट करवा के आए हैं। एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट और ये फिर से लड़की। ओह। भाभी अब एबॉर्शन प्लान कर रहे हैं। अमन, ज्योति, हम फैसला करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें। हाँ भाभी, वही सोच रहे थे और डिसाइड किया है कि अबॉर्ट करवा देते हैं। नहीं अमन, हमने ये सोचकर फैसला नहीं किया, हमने फैसला करने के बाद सोचा है। ज्योति तुम नहीं चाहती इसे अबॉर्ट करवाना? चाहती तो हूँ, मगर सोच विचार की बात कर रही हूँ। देखो ज्योति, अगर तुम्हें लगता है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, और बाई चांस आज तो भाभी भी आई हैं। पर क्या फायदा अमन, इतना प्रेशर है, कैसे कोप करेंगे। कोई भी कानून पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर हम लोग वकील हों, चाहे या फिर जज हो, या फिर उसमें लिटिगेंसी हो, या फिर आम जनता, हर एक उसको सक्सेसफुल करने की कोशिश नहीं करता है। इन सबको सक्सेसफुल करने के लिए हमें इकट्ठे होकर ये आवाज़ उठानी है कि अब से भारत में कोई कन्या भ्रूण हत्या ना हो। कुछ भी कह लो भाभी, लड़कियों के साथ सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही। देखो इतना प्रेशर है स्टडीज का, करियर का, घर बिठा नहीं सकते, बाहर भेजने में टेंशन। नहीं अमन, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और कानून इसके लिए जवाबदेह है। सीधी सी बात है, कानून सख्त होगा तो गुनाह कम होंगे। पीएनडीटी एक्ट को ज्यादा डॉन्टिंग बनाने के लिए जो सजा इसमें आधारित है, उस सजा की ड्यूरेशन को कहीं ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और जो फाइन भी लेविड हैं
जो प्रपोज्ड फाइन्स हैं उनको भी कहीं ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो पहले कोई ऐसा काम ही नहीं करेगा जिससे कि उसको सजा हो। दूसरा ये कि अगर किसी को सजा होती है, अगर 12 साल की सजा हो गई या 10 साल की सजा हो गई, तो दूसरा हर व्यक्ति डरेगा कि मैं कहीं ऐसे काम में ना पकड़ा जाऊं जिससे कि ये सजा की भागीदारी मुझे भी सहनी पड़े। अगर सजा कम हो तो उससे हर कोई फील करता है कि कोई बात नहीं, बच निकलेंगे, ना भी बचे तो 2-3 साल की क्या बात। अगर एक मर्डर के लिए एक इंसान को उम्र कैद हो सकती है, तो एक कन्या भ्रूण हत्या के बाद उम्र कैद क्यों नहीं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक छोटी बच्ची जो अभी इस धरती पर भी नहीं आई, क्या उसका मरना या जीना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं? क्या वो सारे लोग जो किसी औरत को विवश कर देते हैं कि तुम अपनी बेटी को जन्म देने से पहले ही उसको मार दो, क्या वो सारे लोग इस जुर्म के भागीदार नहीं? कि उन सबको ऐसी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई ये ना सोचे कि मैं अपनी बहू को या फिर मैं अपनी बेटी को सिर्फ बेटा पैदा होने के लिए ही बाध्य हूं। और ये जल्दी ही होगा अमन। आधी पॉपुलेशन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम इतनी आसानी से तो नहीं ले सकते। भाभी, मेरे या आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये दिमाग हमारे समाज को पूरी तरह से चाट चुकी है, खोखला कर दिया समाज को। नया समाज बनाने की बातें सिर्फ किताबों और फिल्मों में अच्छी लगती हैं। सच है अमन, बिल्कुल सच है। पर उससे भी बड़ा सच तो ये है कि सब चाहते हैं कि हालात बदलने चाहिए, सभी दुखी हैं। बस अपने मामले में हम लोग थोड़ा मतलबी हो जाते हैं और ये भी एक जुर्म है। बिल्कुल सही है भाभी, इस जुर्म की सख्त सजा भी होनी चाहिए। पता नहीं क्यों हमारा कानून अंधा होकर बैठा है। जब भी कोई शिकायत होती है या FIR दर्ज होती है, उसमें पुलिस का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन सही हो। इन्वेस्टिगेशन सही होगी तो कन्विक्शन सही होगी या प्रोसिक्यूशन एविडेंस सही होगा। लेकिन PNDT एक्ट में क्योंकि ज्यादातर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स और जाने माने डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसी कारण कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन, जिसे कि हम अपनी लॉ की भाषा में बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन होता है, वो ही आड़े आता है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि वो बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन की वजह से डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व भी होते हैं पूरी तरह, वो ना तो उनको सजा हो पाती है और ना ही बाकी लोगों को एक एग्जाम्पल सामने आता है। इन सब के लिए कहीं ये जरूरी है कि इसी एक्ट को अमेंड कर इसमें सरकार को चाहिए कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी ऐड की जाए, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत बनी हो और अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। उसको अगर चाहिए तो पुलिस के असिस्टेंस ले सकती है, लेकिन वो पुलिस के अंडर कतई ना हो। अगर ऐसा कोई एक प्रावधान हम इस एक्ट में डाल देते हैं, उससे जरूर प्रोसिक्यूशन को फायदा होगा। और इस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में अगर कोई एक सोशल सर्वेंट भी इन्वॉल्व हो तो शायद समाज का और भी ज्यादा भला हो सकता है। बात तो आपकी सब ठीक है भाभी, लेकिन कुछ है जो अंदर ही अंदर मन को कचोट रहा है। कहीं 2 बेटियों का खर्च ज्यादा ना हो जाए। अमन, किस बात से डरते हो तुम? दहेज से? अरे अगर दहेज के डर से बेटियां नहीं होंगी तो शादी किससे होगी? मगर भाभी, मगर क्या ये चाहते हो कि सारी दुनिया अच्छी हो जाए और तुम्हारे घर में 2 बेटियां ना हो? बस तुमको छोड़कर कोई और ये पाप ना करे, दुनिया में लड़कियां कम ना हो, बस तुम्हें इसकी इजाजत मिल जाए। क्यों अमन, क्यों? 2 बेटों के होने पर तो कोई ऐसा नहीं सोचता, तो फिर दूसरी बेटी के टाइम पे क्यों? इतनी खोखली है हमारी धारणाएं कि हम सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। हमारे लिए मन्नतें नहीं मांगी जाती, हमारे लिए मन्नतें नहीं मांगी जाती, ना पाठ कराए जाते हैं, ना मंदिर माथा रगड़े कोई, ना दरगाह पे तेल चढ़ाए जाते हैं।
ना नानी कोई ये चाहती है बेटी के घर बेटी आए, ना नानी कोई ये चाहती है बेटी के घर बेटी आए, ना दादी के घर मेरे आने पे कोई शगन मनाए जाते हैं। हम हादसा बन के आती हैं और हादसा ही बन जाती हैं। हादसों में सारी उम्र कटे और हादसों में मर जाती है। भाभी आपकी सब बातें सही हैं, मैं मानती हूँ ये पाप है, मैं मानती हूँ ये गैर कानूनी है, मगर हम पर तो बोझ है ना। और क्या जरूरत है हमें समाज सुधारक बनने की? होल्ड इट ज्योति, मैं नहीं बोल रही तुम्हें समाज सुधारक बनने को, मैं नहीं बोल रही। तुम सिर्फ अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। सब लोग अगर अपने मतलब को छोड़कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमारे पास बच्चियां आती हैं जो पैदा तो हुई अपने माँ बाप के घर में, मगर उनको या तो कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, जहाँ हमारे पास आती है ऐसी बच्चियां कि उनका एक हाथ कटा हुआ होता है क्योंकि वो जो उधर जानवर होंगे वो खा जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बच्ची आई जो आपके शायद कईयों ने पढ़ा भी हो, अखबार में ये खबर भी छपी थी कि उस नवजन्मी बच्ची को गैस के ऊपर भून दिया गया और उसकी हड्डियां तक निकली हुई थी जब वो इस हॉस्पिटल में लेके आई गई। ये भी नहीं, इसके बाद हमारे पास ऐसी बच्ची भी आई जिसको 3 घंटे के लिए पैदा होते सार जो मधुमक्खी की डब्बे होते हैं जो शहद बनाने के लिए उनके लिए, उसमें डाल दी गई। 3 घंटे उसमें वो रोती, चीखती, चिल्लाती रही, एक भी बंदा नहीं आगे आया कि उसको बचा सकता। इसके अलावा इतने सारे और केस होते हैं जहां उसकी हाथ को आधा काट के छोड़ दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है कि खून चलता रहे और अपने आप मर जाए। उसके बाद नालियों में फेंके हुए ऐसे बच्चे जो हमें मिलते हैं, और उनका कसूर क्या होता है? सिर्फ यही कि वो औरत ज़ात है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा 1-2 केस हो तो हमें शायद इतना ना बुरा लगे, पर जब हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 केस ऐसे यहाँ पहुँचें तो आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक दृश्य होता है। और किसी भी डॉक्टर के लिए ये देखना वाकई मुश्किल है। और उसके बाद आप ये सोचिए कि हमें घर जाके खाना खाने को दिल नहीं करता कि ऐसे लोग जो यहाँ के थे, जो पहले अपने देश के लिए जान वार दिया करते थे, वो अपने ही घर से, अपनी ही कोख से निकली बच्ची को इस तरह इतना दुर्व्यवहार क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? भाभी, हमारा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। फिर वही बात अमन, बेटों की तरफ क्या कोई जिम्मेवारी नहीं होती? लड़कों के खिलाफ क्या कोई जुर्म नहीं होते? लड़कों की एजुकेशन, करियर, शादी पर क्या कोई खर्च नहीं होता? फर्क सिर्फ सोच का है अमन, सोच का। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझ जैसी औरत की वजह से ही कहा जाता है औरत ही औरत की दुश्मन है। अमन, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम ये सब अपने लिए कर रहे हैं। इट इज़ इन द लार्जर सोशल इंटरेस्ट, और ये समाज हमारा ही तो है। अगर हम अच्छा समाज बनाने में कामयाब होते हैं तो इसमें फ़ायदा हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। बात तो आपकी सही है भाभी, खैर थोड़ा और सोचते हैं। सोच लो अमन, सोच लो, जितना चाहे उतना सोचो, बस मतलब ही बनकर मत सोचना। मैं मानता हूँ भाभी ये गलत है, अभी मन को बस समझाना है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ माँ बाप कहते हैं कि हमें बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमें इसके लिए दाज देना पड़ता है। कुछ कहते हैं कि हमें जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो हमसे नहीं सहा जाता, हमारी बच्ची इसका शिकार ना बन जाए। पर अगर ये कारण हैं भी तो क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है कि अगर कोई गलती कर रहा हो या कोई चोरी कर रहा हो या किसी चोर कोई किसी घर में चला जाए तो क्या हम घर वालों को मार देते हैं कि इस तरह चोरी नहीं होगी? बिल्कुल इसी तरह हम क्यों नहीं समझ रहे कि अगर गलती दाज की तरफ से है, अगर ज़माना इस तरफ मुड़ रहा है कि दाज के कारण बच्चियां मर रही हैं, तो ज़रूरत है आज के दिन हम दाज पे रोक लगाएं, ना कि बच्चियां ख़त्म कर दें। इसी तरह अगर औरतों पे होता जुल्म एक कारण है इन बच्चियों को कोख में मारने के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं वो उस क्राइम को ख़त्म करने के बारे में सोचते? ये उल्टा कैसे हम काम कर सकते हैं कि बच्चियां मार देंगे तो क्राइम हट जाएगा? ये कभी भी नहीं हटेगा। जितनी ज़्यादा बच्चियां कम होंगी, जितनी ज़्यादा गिनती कम होगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा होगा बजाय कम होने के। अमन, मुझे अब तक यही लगता था कि मैं ही लड़का चाहती हूँ, मगर आज मुझे लग रहा है कि आई रिफ्लेक्टेड योर विश। तुमने मेरी सोच को जकड़ रखा है।
वो मैं नहीं, तुम सोच रहे थे मेरे दिमाग के किसी कोने में। ज्योति, ये तो सरासर नाजायज इल्जाम है। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मुझे बेटा चाहिए। हाँ अमन, मुँह से कभी नहीं बोला, लेकिन हम हर बात मुँह से बोलकर शेयर नहीं किया करते। मैं मानती हूँ आप मुझे प्यार करते हो, मुझे समझते हो, पर आपको कभी नहीं लगा कि मैं भी आपको प्यार करती हूँ, मैं भी आपको समझती हूँ। देखो ज्योति, इसके बाद हम थर्ड चांस तो लेंगे नहीं। और हो सकता है इस एबॉर्शन के बाद तुम सेकंड चांस भी ना ले सको। मतलब? एडवांस स्टेज पर एबॉर्शन के नुकसान जानती हो ना। जब चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये पता लग जाता है कि कोख में बच्ची पल रही है, तो उस समय जब हम गर्भपात करवाने के लिए जाते हैं तो इतनी सारी माएँ मर रही हैं कि हमारा इस वक्त अगर ध्यान करें तो दुनिया भर में हम चोटी के जो मुल्क हैं उनमें पहुंच चुके हैं जब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात हो, सिर्फ इसलिए कि वो भी बार बार, एक बार नहीं कितनी कितनी बार एक एक महिला की जो हम गर्भपात इस वक्त हो रहा है। और सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं बल्कि जो गांव में दाइयों के हाथ जो इस तरह करवाती जा रही हैं, वो ढेरों की ढेर ऐसी महिलाएं मरती जा रही हैं। और एक बात जो ज़रूरी मैं और आपको बताना चाहूँ, किसी भी कारण किसी भी औरत का अगर बार बार गर्भपात हो तो उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो हमेशा के लिए बांझ हो सकती है। और आज के दिन मैं ये भी सबको बता देना चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशंस ने ये भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब और हरियाणा में इस समय पूरे भारत से सबसे ज़्यादा बांझ औरतें हैं। और कारण सिर्फ एक कि वो बार बार कोख में जो लड़की पैदा हो रही है उसकी अबॉर्शन करवाती जा रही हैं, क्योंकि हर एक का कारण यही कि हर 6-6 महीने बाद वो बच्चा फिर ठहरता है, फिर टेस्ट करवाते हैं और फिर जब दिखती है लड़की तो वो बार बार करवाने के कारण वो यूट्रस उस लायक ही नहीं रहता कि और बच्चा वहाँ ठहर सके। और मैं हूँ तुम्हारे सामने जिंदा एग्जाम्पल। What? भाभी क्या बोल रहे हो आप? हाँ ज्योति, मैं इस नर्क से 3 बार गुजर चुकी हूँ। तीसरी बार तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरी जान बचानी मुश्किल है। मैं तो बच गई पर ट्यूब्स ब्लॉक हो गई। अब मैं माँ नहीं बन सकती। भाभी पहले कभी नहीं बताया आपने? क्या बताती ज्योति, ये कि लड़के की ख्वाहिश में मैंने अल्ट्रासाउंड और एबॉर्शंस करवाकर अपनी जान को खतरे में डाला और फिर औरत कहलवाने का हक खो दिया। ओह नो, आपका मतलब है कि ज्योति को? नो नहीं ज्योति, नहीं। हाँ अमन, यही सही है। नहीं ज्योति नहीं, हम नहीं करा रहे अबॉर्शन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ अमन, अब इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। एंड आई बेट कि दूसरी बेटी भी स्टेला की तरह प्यारी होगी। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर न्यू ईयर पे पार्टी का अरेंजमेंट करके रखना। अरे भाभी पार्टी तो आज अभी कर लेते हैं। अरे मेरे लल्लू लाल, दिसंबर एंड में डिलीवरी की डेट होगी तो फिर न्यू ईयर पे पार्टी करेंगे ना। और हाँ, इसका नाम मैं रखूंगी प्यारा सा। स्टेला का हाथ पकड़कर स्कूल जाया करेगी, स्टेला की तरह बोलेगी, स्टेला की तरह हंसेगी, स्टेला की तरह